नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपके फ्रेम में जो नदी दिख रही है इसका नाम चार्ल्स नदी है और ये नदी बॉस्टन शहर की मशहूर नदी है। नदी इस दुनिया में कैसे आई इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कहने का मतलब है कि क्या इसके पीछे कोई पारंपरिक कहानियां हैं, किसी ऋषि मुनि का योगदान है, जैसे हमारे भारत में नदियों के साथ इस तरह के किस्से जुड़े रहते हैं। तो चार्ल्स नदी है और इस नदी की साफ़ सफाई का भी एक बहुत लंबा किस्सा और एक सफल इतिहास भी है जो अलग से बताने के लायक है। लेकिन इस नदी की खूबसूरती के अलावा एक ख़ास बात यह है कि इसके तट पर दुनिया की 3 बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं: बॉस्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी। तो हम आप दर्शकों को इस नदी के बहाने MIT यूनिवर्सिटी जो है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उच्चारण में बहुत दिक्कत होती है कई लोगों की, लेकिन आप मैसाचुसेट्स बोल सकते हैं। और अगर आप स्पेलिंग याद रखना चाहते हैं तो MASSACHU लगाते हैं आजकल, पर ओरिजिनल मौलिक रूप से V है, तो SETTS है। तो एक आध S कम हो जाए, एक आध T ज़्यादा लग जाए, इतनी चिंता मत कीजिएगा। तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग, सिर्फ साइंस नहीं, ह्यूमन साइंस और ह्यूमैनिटीज़, फिलॉसफी, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों की यहाँ पर पढ़ाई होती है और सब एक साथ सारे विषयों को मिलाकर यहाँ पढ़ाते हैं। तो मैं MIT आया था और आपने पहले वीडियो में देखा था कि प्रोफेसर मृगांक सुर से हमने ब्रेन रिसर्च के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम एक ऐसे छात्र से बात करने जा रहे हैं, उत्कर्ष सक्सेना। उत्कर्ष वकील भी हैं, लेकिन कई विश्वविद्यालयों में पढ़ने का आपका अनुभव है। दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड और MIT में भी छात्र के रूप में 1 साल तक यहाँ इनका जीवन गुजरेगा। तो हम उत्कर्ष से बात करेंगे और वो जो इमारत आप देख रहे हैं MIT की, वहाँ ले चलेंगे, इसके गलियारे में ले चलेंगे आपको, और भारत के विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के भीतर की राजनीति, जीवन, इन सब पर बात करते हुए यहाँ की चंद उपलब्धियों के बारे में हम आप दर्शकों के बीच रखना चाहते हैं। जाहिर है ये वीडियो भी लंबा होगा, लेकिन हिंदी में इस तरह से बोलने वाले लोग कहाँ होते हैं। उत्कर्ष आज संयोग से हमें मिल गए जिनसे हम हिंदी में बातचीत करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के छात्रों को दिखाइए ताकि वे भी MIT आने का सपना देखें। ये कोई बहुत मुश्किल सपना नहीं है। भारत में ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली छात्र हैं जो यहाँ आने की क्षमता रखते हैं, पर कई बार उन्हें जानकारी नहीं होती है, कई बार उनके सपने में MIT नहीं आता है। लेकिन अगर आप दूसरे देशों की तरफ देखें, खासकर चीन की तरफ से, तो चीन से यहाँ पर बहुत छात्र आते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ के छात्रों को यहाँ आने के लिए किसी न किसी स्तर पर तैयार किया जाता होगा, ये हमारा अंदाज़ा है। लेकिन हम अब उस डोम के नज़दीक जाएंगे और फिर आगे की बात हम वहाँ से करेंगे। उत्कर्ष, ये जो इन्फिनिटी कॉरिडोर है ये क्यों है? इसका नाम इन्फिनिटी, अनंत क्यों है? ये गलियारा इतना अनंत क्यों है? क्योंकि आप जिस देख सकते हैं उस एंड से इस एंड तक ये पूरा एक लगातार कॉरिडोर है। और जैसे मैं शुरू में बता रहा था, जब इसकी कल्पना की थी, तो आइडिया था कि सारे डिपार्टमेंट्स इस कॉरिडोर के आसपास होंगे। तो जो फिजिसिस्ट है, जो बायोलॉजिस्ट है, जो केमिस्ट है, आपस में कोलैबोरेट करके काम कर सके। और एक्चुअली इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री निकली, बायोफिजिक्स निकली, कि इन दोनों मतलब डिसिप्लिन्स का मिलन हुआ। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसका जो पांचवी मंजिल है, उधर नवंबर और अप्रैल में 2 दिन जो सूरज है वो और इसका कॉरिडोर, उसका एक्सेस बिल्कुल एक हो जाता है। तो जब सूरज ढलता है तो पूरे कॉरिडोर में एक एंड से दूसरे एंड तक सिर्फ रोशनी आती है। बच्चे भर जाते हैं क्योंकि सबको वो मोमेंट देखना पड़ता है। साल में 2 बार होता है। और जैसे स्टोनहेंज है UK में, जहाँ वो पत्थर है और वो सूरज की रोशनी अलाइन हो जाती है, इसको MIT हेंज कहते हैं। अच्छा, उस दिन तो आपको देखने का मौका मिला है? मैं अभी नवंबर में आऊँगा। सुबह आके लग जाएंगे लाइन में। बहुत भीड़ होगी। कितनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होगी, क्योंकि साल में सिर्फ 2 बार होता है।
1860 में भारत में क्या हो रहा था? इंडियन पिनल कोड आया था। 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पहला वो प्रारूप आप कह सकते हैं कि जब अवतरित होता है 1857 की क्रांति के बाद, जब भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कायदे कानून बनाए जाने लगते हैं। और ठीक यहाँ पर बॉस्टन शहर में ये मैसाचुसेट्स राज्य जो है वो MIT के साथ एक करार करता है, ग्रांट देता है कि आप यहाँ पर एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे जहाँ विज्ञान और दूसरे विषयों की पढ़ाई होगी। और इसका मोटो है मेरे ख्याल से उत्कर्ष, माइंड एंड हैंड। बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बहुत कम विश्वविद्यालयों में इस तरह का है कि जहां हाथ को प्रमुखता दी गई है जी। तो क्या ये हो सकता है कि उस वक्त औद्योगिक क्रांति का शहर समय था अमेरिका का, और हाथ के काम की बहुत ज़रूरत थी, इस तरह का AI का दौर नहीं रहा होगा उस जमाने का तो एक तरह का AI का ही दौर था, पर हाँ। इसकी सोच यही थी, इसकी कल्पना यही थी कि हाँ। विज्ञान और उद्योग का मिलन हो, ये ऐसा विश्वविद्यालय हो कि बाकी विश्वविद्यालय उस समय सिर्फ वैज्ञानिक मतलब चीज़ों पर हाँ मतलब फोकस करते थे, पर यहाँ पर यही इरादा था कि इंडस्ट्री के लोग भी और जो मतलब वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आपस मिलकर मतलब समाज को आगे आप बढ़ा लॉ सकें। पढ़ते हैं, आप यहाँ इकोनॉमिक्स में आप रिसर्च कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से कर रहे हैं, और फिर 1 साल के लिए यहाँ हैं, फिर हार्वर्ड में भी हैं। तो इस तरह की रिसर्च अब ये विश्वविद्यालयों की पद्धति है। भारत में अब कुछ कुछ शुरू हुआ है, लेकिन ये काफ़ी समय से है। मैं एक डेटा देख रहा था कि 1906 के आसपास में ही यहाँ चीन से छात्र आने लगे थे। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर इसकी एक मतलब दिलचस्प कहानी ये भी कि जो पूरी इमारत की कल्पना की थी वो इस तरह की थी कि सारे डिपार्टमेंट्स इसी बिल्डिंग में हो। अच्छा। कि चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, सब एक साथ ही काम करें। तो जिससे आपस में काम करने से वो इंटरडिसिप्लिनरी काम और रिसर्च और निकले। तो फिजिकल जो इसकी मतलब इसकी रूह में एक तरह से इमारत में लगाया गया था कि आपस में मिलजुल कर विज्ञान और उद्योग का रिसर्च हो। देखिए 200 साल हो गए उससे ज़्यादा, और हम थोड़ा नज़दीक चलेंगे इसके बारे में बात करने के लिए। आपने जैसे बताया कि यहाँ ब्यूटीफुल माइंड एक बहुत शानदार फिल्म है, मैंने नहीं देखी है पर रिसर्च के दौरान पता चला है। वो कमाल की फिल्म है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इस इमारत के सामने हुई है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं, विश्वविद्यालयों में जो छात्र उनको घुमाते हैं, उनसे उनकी कुछ कमाई हो जाती है। लेकिन ज़रा बताइए, ऐसी घास आपने कहाँ देखी है, किस विश्वविद्यालय में? जब मैं यहाँ की शूटिंग के लिए आ रहा था और तैयारी कर रहा था, और उत्कर्ष ज़्यादा बेहतर समझेंगे, बहुत दुख हुआ ये पढ़कर कि NLIU जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है भोपाल की, उसमें बाकायदा पोस्टर लगाया गया, और जो सोशल साइंटिस्ट हैं रोमिला थापर, एंड्रयू त्रुशके, इरफान हबीब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, उनकी तस्वीरें लगाकर आप लिख रहे हैं हेड्स ऑफ रावण, मतलब रावण के सर हैं आपके 10 विद्वान। और जो इस्लामोफोबिया वाली किताबें हैं उन किताबों का वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से उन्होंने ये काम किया है, समाजशास्त्रियों को रावण के रूप में पेश किया है। NLIU के छात्रों ने कम से कम विरोध तो किया, इसकी बात रखी है। वो ये छात्र जब इस तरह के विश्वविद्यालयों में कभी आएंगे तो समझ पाएंगे कि हिंदी प्रदेशों में क्यों जानबूझकर विश्वविद्यालयों को कबाड़ में बदल दिया। और मैं जब भी अपने हिंदी प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बात करता हूँ तो आपने नोटिस किया होगा कि या तो मैं कबाड़ का इस्तेमाल करता हूँ या फिर मैं घटिया का इस्तेमाल करता हूँ। यह किसी तिरस्कार की भावना से नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की भी भावना से है कि अगर हिंदी प्रदेश के नौजवानों को अच्छा विश्वविद्यालय मिला होता। कई दशक हमने उन ज़िलों के कॉलेजों में पैसे खर्च किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खर्च किए हैं। अगर वो पैसा मिला होता तो, और विश्वविद्यालय जैसा होना चाहिए उस तरह से बना होता, तो सारे हिंदी प्रदेश के जो छात्र हैं वो धार्मिक सांप्रदायिक संगठनों में जाकर दंगाई बनने के बजाय उनमें विश्व स्तरीय समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, न्यायविद बनने की क्षमता थी।
इसीलिए चूंकि वो प्रतिभाशाली हैं, रहे हैं, इसीलिए एक डिज़ाइन के तहत ये जो राजनीति है उनकी बौद्धिक क्षमता को ख़त्म करती है, ताकि हिंदी प्रदेश का जो नौजवान है वो हमेशा कम सोचे और जो भी सोचे अपने नेता के ज़रिए सोचे और धर्म के नाम पर असुरक्षित रहे। लेकिन इन सब जगहों में आने के बाद हम जैसे लोगों की भी आंखें खुलती हैं कि दुनिया के इस बड़े विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के छात्रों के लिए, यहाँ अमेरिका के छात्र कम दिखते हैं, अलग अलग ममालिकों के जो छात्र दिखते हैं, अफ्रीका के छात्र आपको दिखेंगे, आप 10 छात्र से मिलिए तो 10 देशों के नाम का पता चलेगा। तो उनका अनुभव बहुत विशाल वृहद होता है और वो आगे जाकर यही लोग जब अच्छा करते हैं तब फिर हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो हार्वर्ड को हार्डवर्क कहने लगते हैं। वो ये फिर से चालाकी से कोशिश करते हैं कि जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है आप उसकी महिमा का गुणगान ना करें, और जो घटिया यूनिवर्सिटी है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं और जिस यूनिवर्सिटी को बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी तरफ आपकी नज़र ना जाए। इसलिए ये वीडियो मैं बहुत लंबा बनाने वाला हूं, एक तरह से प्रतिकार के रूप में भी, कि हम अपने हिंदी प्रदेश के छात्रों को बता सकें कि दुनिया में आज भी जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी कमज़ोर होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो विश्वविद्यालय होने का धर्म है, लोकतांत्रिक धर्म है, उसे बचाकर भी रखा गया है। और 200 साल उससे भी ज़्यादा समय के बाद हम यहाँ पर चल रहे हैं और इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तो उत्कर्ष, इतना बताना बहुत ज़रूरी था। और ये एक तरह का गुस्सा भी है कि जब भी मैं ज़िलों में जाता हूँ, आरा हो या आगरा हो या फिर गाज़ियाबाद हो या फिर मेरठ हो, बहुत से प्रतिभाशाली छात्र मिलते हैं और यही लोग आईआईटी करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर को मौका नहीं मिलता है। पर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, आपने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, हार्वर्ड को भी देखा और यहाँ भी थोड़ा समय के लिए आपने देखा है। बता सकते हैं कि क्या अंतर आपने महसूस किया? अगर आपको छात्र जीवन में वही चीज़ें पहले मिल गई होती तो क्या फ़र्क पड़ता? मुझे लगता है सबसे पहले तो जो विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों का रवैया है छात्रों की तरफ, वो बहुत अलग है भारत में और यहाँ पे। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। सबसे बड़ा टेंशन जो बच्चों का होता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, कम से कम बाकियों में भी, कि अटेंडेंस कितनी है। 66% अटेंडेंस लगी या ना लगी, और पूरा जोर दिया जाता है कि बच्चों को जबरदस्ती डंडा लगा के क्लास में भर के पढ़ाया जाए। यहाँ पर वो जिम्मेदारी छात्र की नहीं, अध्यापक की है। तो जैसे मैं जब क्लास में जाता हूँ तो क्लास जाने से पहले मैं हर अध्यापक का परफॉर्मेंस रिव्यू देखता हूँ पिछले टर्म का। क्योंकि सब छात्र उनको फीडबैक देते हैं, उनको मार्क्स देते हैं अपने कोर्स के एंड पर कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, समय दिया, क्लास के बाहर समय दिया, क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व किया नहीं। और अगर छात्र आपकी कक्षा में नहीं आ रहे हैं तो ये छात्र की कमी नहीं, अध्यापक की कमी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को क्लास में आकर्षित कर सकें। तो ये मुझे बहुत फर्क लगता है कि वहाँ पर पूरा समय कि आप ये कागज़ भरो, अपनी अटेंडेंस पूरी करो, ये ज़्यादा जोर लगता है छात्र पर। यहाँ पर मुझसे किसी ने एक बार भी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, किसी ने एक बार भी सवाल नहीं पूछा आपकी अटेंडेंस कितनी है। आप अगर रुचि रखते हैं तो आप आएंगे कक्षा में। और DU में भी जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं उनकी क्लास में लोग भर भर के आते हैं। एक हमारी बहुत मशहूर प्रोफेसर थी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, कमला शंकरन, उनकी क्लास के बाहर राजीव चौक वाले मेट्रो स्टेशन का माहौल होता था कि मतलब दरवाजे खुलते ही लोग भागेंगे कि सीट मिले क्लास में, क्योंकि वो इतनी अच्छी अध्यापिका थी। और पिछले प्रोफेसर जो निकलते थे उनके नाक में दम था कि मैं बाहर कैसे निकलूं कि बच्चे घुस के सीट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अच्छे अध्यापक हैं उनकी क्लास में बच्चे जाएंगे। पर अगर आप पूरा जोर और फोकस बदल कर कि डंडा और कानून और मतलब इन रूल्स के साथ ज़बरदस्ती लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर मेरा बिल्कुल आपका फोकस बदल जाता है। तो एक तो मुझे वो बहुत फ़र्क दिखता है। और मैं MIT आया हूँ तो इसलिए नहीं कि MIT को बताना है, इसलिए कि MIT के प्रांगण में चलते हुए मैं भारत के विश्वविद्यालयों, अपने छात्र जीवन को भी याद करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम आए बिहार से, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे इतिहास में जो बहुत शानदार पढ़ाते थे, रात रात भर जग कर आते थे, क्लास की तैयारियां करते थे और कोई उनके क्लास से उठकर नहीं जाता था। आज भी ऐसे शिक्षक बचे हुए हैं DU में, लेकिन बहुत दुख होता है ये सुनकर कि वहाँ पर बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं DU में, और ऐसे सुनने में आता है कि जो लोग 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे थे उनको अचानक नौकरियों से ख़त्म कर दिया गया।
और सुनने में आता है कि राजनीतिक कारणों से लोगों को वहाँ पर लाया गया, और कई लोग कहते हैं कि वो शायद योग्यता में भी बहुत कमी है। तो हम तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि उस इंटरव्यू बोर्ड में तो हम नहीं हैं और ना ही किसी शिक्षक की हमने का बायोडाटा देखा है। लेकिन फिर भी ये सुनकर एक शिक्षिका ने लिखा है कि कैसे वो 15-20 साल से पढ़ा रही थीं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, बहुत कमिटेड टीचर थीं और उनको निकाल दिया गया। तो इस वक्त डीयू में इस तरह से बहुत सारे शिक्षक मिलते हैं। बहुत दुख होता है कि ये सोच कर कि उत्तर भारत में यही एक विश्वविद्यालय है, अगर इसमें टीचिंग की गुणवत्ता ख़राब हो गई तो फिर हिंदी प्रदेश के छात्रों का भविष्य उसमें कभी सूरज निकलेगा नहीं। वो हमेशा उन दलों के सदस्य बनने के लायक ही रह जाएंगे जिसमें जाकर धर्म के नाम पर यात्रा निकालनी पड़ती है और दूसरे धर्म को ललकारना पड़ता है। यहाँ पर कभी आपको ऐसा आइडिया हुआ कि टीचर्स किस क्वालिटी के होते हैं? जैसे कि डेमोक्रेट पार्टी का आ गया है या फिर लेबर पार्टी का आ गया है, ये पढ़ाता नहीं है, दिन भर क्लास में बैठा रहता है, इस तरह के भी टीचर होते हैं यहाँ पे? प्रोफेसर्स यहाँ पर भी पॉलिटिकल हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अपनी राजनीति छुपाते हैं, पर क्लास में सिर्फ क्लास की बात होती है। तो वहाँ पे अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स की बात होगी और पूरा फोकस उस पर ही रहेगा। और क्लास के बाहर एक्टिव रहते हैं पॉलिटिकली और उनका हक है पूरा, पर इसका वो एक मिश्रण नहीं होता है, मतलब वो अलग अलग रखते हैं वो दो जिंदगियाँ। पर क्लास के भीतर आप उनको क्रिटिक कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके राजनीतिक सोच का। जी, इस बात का भी भय होता है कि वो नंबर काट लेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर आप उनके राय पर सवाल उठाएंगे तो उससे आपको शायद ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि फिर आपकी सोच में आज़ादी है, आप खुद सोच सकते हैं, खुद सवाल पूछ सकते हैं। तो वो एक्चुअली मतलब आपकी ताकत दिखाता है, एक तरह से कमज़ोरी नहीं है, और उसमें बिल्कुल नंबर नहीं खटता है। ये व्यवस्था है बिल्कुल। लॉ स्कूल में जैसे पढ़ाने का ढंग बहुत अलग है। आप पूछे थे क्या क्या फ़र्क है? जैसे डीयू में टीचर आके लेक्चर करते हैं और बहुत बढ़िया लेक्चर करते हैं, नोट्स करते हैं। यहाँ पर लॉ स्कूल में मेथड होता है सोक्रेटिक मेथड। तो जैसे सोक्रेटिस अपने छात्र को पढ़ाते थे वैसे पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रोफेसर के पास सामने एक मैप होता है पूरी क्लास का, और आपकी जगह फिक्स्ड है। तो वो आके लेक्चर नहीं करेंगे, वो शुरू करेंगे क्लास की, रवीश इस केस के फैक्ट्स क्या थे, वत्सल आप इस पहले जज की राय क्या थी, उत्कर्ष आप इस बात से सहमत हैं, मुझे लगता है ये बात गलत है, आनंद आप इन दोनों बातों के बीच में कोई पहलू निकालिए। तो बिल्कुल एक चर्चा, एक मतलब बातचीत होती है क्लास में, और प्रोफेसर उनमें से एक आवाज़ है, बाकी सारे छात्रों की आवाज़ सुनी जाती है, और उससे ही पॉइंट बाहर निकलता है कि डिस्कशन का पॉइंट बाहर निकलता है, एक दूसरे की राय सुनने को मिलती है, और बहुत ही बड़ा तरीका है पढ़ाने का। तो उनके पास मैप होता है बिल्कुल, और आपकी जगह फिक्स होती है क्लासरूम में कि बिल्कुल। तो वो मैप देख के बोलेंगे उत्कर्ष, क्योंकि उनको पता है मैं वहाँ बैठा हूँ और मुझसे सवाल पूछेंगे, और इसलिए क्लास जाने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है डीयू में, आपको भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको एक रीडिंग लिस्ट मिलती है कि आपको ये 10 पेपर पढ़ने हैं, 5 केस पढ़ने हैं, इसकी पूरी रिसर्च करके वापस आपको क्लास में आना पड़ेगा। डीयू में क्या होता है, आप जाके क्लास में सीखते हैं और शायद उसके बाद ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ पर क्लास से पहले आपको सब जाना ज़रूरी है, और क्लास में तरह से नर्वसनेस होती है, आप बिल्कुल मतलब चौकन्ना बैठते हैं कि मुझसे सवाल पूछा जाएगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा। और आप देखिए कि जब इस यूनिवर्सिटी की यात्रा शुरू हो रही है एक तरह से 20वीं सदी में, दिल्ली विश्वविद्यालय की भी यात्रा उसी के आसपास हो रही है जी। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय कहाँ है, हम कहाँ हैं? तो एक बार और भारत के विश्वविद्यालयों की बात कर दें कि 2016 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाएंगे 20, जिसमें 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे और 10 सरकारी होंगे, और इन सब को पर्याप्त फंड दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा करेंगे कि इस तरह के विश्वविद्यालयों के स्तर पर आ जाएंगे। उसकी बहुत तारीफ़ हुई, लेकिन अब वो बात बंद हो गई है। 5-6 साल गुजर गए हैं। ज़रूर इस तरह के विश्वविद्यालय बनने में हम समझते हैं कि कई 100 साल लगते हैं, कई दशक लगते हैं, लेकिन अब उस पर बात ही नहीं होती है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है वो कहाँ बना है। और ज़्यादातर सरकारी वही संस्थान हैं जो पहले से ही इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की हैसियत रखते हैं, जैसे IIT के संस्थान है, दुनिया भर में उनका नाम है। IIT के जो छात्र होते हैं वो यहाँ आते हैं M.Tech में पढ़ने के लिए, तो वो लोग अच्छा कर ही रहे हैं। तो कोई ऐसा विश्वविद्यालय BHU का आप देखिए कि ये 168 एकड़ के इलाके में ये MIT है, और BHU 1300 एकड़ के आसपास इलाके में है, और वो भी उसी आसपास में BHU बनता है। बात आपको बुरी लग जाएगी मेरी, लेकिन क्या आप अगर दिल्ली में रहते हैं और आप बहुत अच्छे छात्र हैं, IIT BHU की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप BHU जाना चाहेंगे?
क्या आप मुंबई में रहते हैं तो आप MIT में अप्लाई करने के बजाय BHU में अप्लाई करेंगे? इस सवाल का जवाब BHU के छात्रों को भी अपने संदर्भ में पूछना चाहिए कि क्या उनका विश्वविद्यालय इस स्तर का है। राजनीतिक रूप से तो आप अपने अपने विश्वविद्यालयों को आप जितना भी महान कह लीजिए, हमें आपकी असलियत का पता है और आपको भी अपनी असलियत का पता है। इसमें जितने भी MIT में BA के लेवल पे एप्लीकेशन आते हैं, सिर्फ 4% लोगों को यहाँ सिलेक्शन मिलता है। ये भी बात सही है कि ओपन कोर्स वेयर नाम से 2500 कोर्स यहाँ चलते हैं ताकि और भी छात्रों को, अलग अलग बैकग्राउंड के छात्रों को इसमें शामिल कर सकें। लेकिन इसकी जो अवधारणा थी कि कोई भी यहाँ आ सकता है, लेकिन अब ये एक समय के साथ अगर देखा जाए तो बहुत कुलीन जगह है, बहुत एलीट जगह है कि आने वाले लोगों का बैकग्राउंड भी करीब करीब एक तरह का होता जा रहा है। इसको लेकर इस तरह की यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड से लेकर MIT तक में कभी लोगों की बातचीत होती है कि जैसे मैं GN देवी की एक किताब का जिक्र करना चाहता हूँ। उनका कहना है कि भारत के विश्वविद्यालयों में डेवलपमेंट इसलिए रुक गया है कि अच्छे विश्वविद्यालयों में एक ही प्रकार के बैकग्राउंड के छात्र आते हैं। उसमें जो दलित हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं वो कम होते जा रहे हैं, गरीबी के कारण, ड्रॉप आउट रेट्स के कारण। जिन क्लास में डाइवर्सिटी इस तरह की ज़्यादा होती है, कुलीन भी अच्छा परफॉर्म करता है और जो गरीब छात्र होता है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। ये GN देवी ने एक किताब में लिखी है। नहीं, बिल्कुल सही बता। बहुत रिसर्च है, इकोनॉमिक्स में भी रिसर्च आ रही है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उतना ज़्यादा अच्छा मतलब पढ़ाई के लिए। पर ये समय अमेरिकन विश्वविद्यालयों के लिए थोड़ा कठिन है क्योंकि अब तक बहुत मतलब डाइवर्सिटी थी और वो एक बहुत फोकस था। बट अब एक यहाँ के न्यायपालिका की एक जजमेंट आई है जो आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ गई है। अच्छा। हार्वर्ड का केस था उसमें एक। तो अब आगे क्या होने वाला है थोड़ा देखना पड़ेगा। पर अब तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमेशा फोकस रहा है कि डाइवर्सिटी जितने देशों से लोग आ सकें, जितने समूह से मतलब माइनॉरिटी ग्रुप से, हर तरह की सोच के लोग आ सके। तो आपने फॉलो किया है ये केस क्या है? मतलब ये क्या यूनिवर्सिटी आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ क्यों है? यूनिवर्सिटी खिलाफ नहीं है। यूनिवर्सिटी तो ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका दाखिला नहीं हुआ, जो नाराज होकर कोर्ट चले गए कि हमारा दाखिला नहीं हुआ क्योंकि बाकी समूह को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दी जा रही है। और उस पर इस जजमेंट की बहुत निंदा हुई है। पर यहाँ की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये अलाउड नहीं है आगे बढ़ना। तो हार्वर्ड ने इस पर ये आज़ादी देखी कि जजमेंट आ गई, पर हार्वर्ड, MIT सब ने उसके खिलाफ खुलकर लिखा कि हम इससे सहमत नहीं है, ये नया कानून है तो हम इसको लागू करेंगे, पर अपने तरीके भी ढूंढेंगे कि किस तरह डाइवर्सिटी बरकरार रखें वो करने के लिए। जी, ये तो वही बात हो गई कि जैसे भारत में है कि हम जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात होती है तो कंपनियां इस पर कभी आगे नहीं आती हैं और कहती हैं कि नहीं हम खुद से कर लेंगे, और इतना साल उनको मौका मिलता है वो कभी कर नहीं पाती हैं। तो हालांकि कानून बनने के बाद भी ये सुनिश्चित करना, सरकार के भीतर भी बहुत खुद ही आरक्षण के समर्थक कहते हैं कि कई जगहों पे आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं होता है, लेकिन जितना भी लागू हुआ है उससे फ़ायदा तो हुआ ही कि लोग आगे आए हैं और नए नए पढ़ाने में भी बहुत सारी विविधता आई है, नए विषय आए हैं उनके साथ साथ। बिल्कुल। पर जब प्राइवेट सेक्टर ये खुद से अपने से नहीं करता है तो आपको लगता है कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ बाध्य होगा? वो जजमेंट बाध्य क्यों नहीं है? मतलब अगर भारत में हम समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया होता तो तुरंत ही लागू हो चुका होता। तो अभी भी यूनिवर्सिटी कोर्ट के जजमेंट से इतनी आज़ाद है यहाँ? नहीं, लागू तो हो रहा है, पर लागू हो रहा है, अपने तरीके ढूंढेंगे कि डाइवर्सिटी किसी तरह बरकरार है। क्योंकि यहाँ पे आरक्षण स्ट्रिक्टली नहीं होता। आप एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो उनके बैकग्राउंड्स, उनकी मतलब रेशियल ग्रुप वगैरह, आइडेंटिटी वगैरह देख के दाखिला होता है, वो उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब तरकीब निकालेंगे कि किस तरह डाइवर्सिटी बरकरार रखी जाए, पर मुश्किल होने वाला है आगे जाके। एक और सवाल था, अगर आप बता सकें तो, ये यूनियन यहाँ के छात्रों ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है। मैं भी बहुत गहराई से नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकें तो यहाँ के स्टूडेंट यूनियनबाजी कैसे कर लेते हैं? हम तो बहुत नेगेटिव टर्म में भारत में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से सकारात्मक तरीके से देखा जाता है उसमें ज़रूर
एक जाति के तो लोग होंगे नहीं, एक पार्टी के लोग नहीं होंगे, सब अलग अलग देश के छात्र होंगे यहाँ पर। उन्होंने यूनियन बनाई होगी और अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता होगा। पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जब मैं यहाँ पे छात्र होता हूँ तो मैं टीएशिप करता हूँ कि प्रोफेसर की मदद करिए उनको पढ़ाने में, ग्रेड करने में। मैं आरएशिप करता हूँ, रिसर्च असिस्टेंटशिप, कि रिसर्च करने में, रिसर्च उनकी मदद करी। तो मैं एक तरह का यहाँ का एम्प्लॉई हूँ। अच्छा। तो इसलिए छात्रों ने कहा कि अगर हम एम्प्लॉई हैं तो हमें वही हक और वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बाकी एम्प्लॉयज को मिलनी चाहिए। तो इसलिए यूनियन बना और विश्वविद्यालयों से काफी बहस हुई, काफी मतलब डिस्कशंस हुए, और उसके बाद एक वोट हुआ छात्रों के भीतर कि आप यूनियन चाहते हैं या नहीं चाहते। तो कुछ साल पहले हार्वर्ड ने किया, 2019 में मैं तब वहीं पे था, यहाँ पे MIT ने किया, और अब छात्रों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि आप बस छात्र नहीं हैं, क्योंकि आप काम भी करते हैं, आपको तनख्वाह भी मिलती है, आपको हक मिलने चाहिए, और आपका एक संगठन होना चाहिए आपके हकों के लिए लड़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर वो नहीं है कि मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है कि क्लास बंद कर दी, कि मतलब थोड़ा मतलब गुंडागर्दी हो गई, वैसी यूनियन नहीं है ये। एक समूह है जो अपने हकों के लिए लड़ते हैं और एक आवाज बना मतलब तेज मतलब मजबूत करने के लिए छात्रों का संगठन है। ये घास का मैदान कितना सुंदर है, आप देखिए। अगर रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ आ रही हो तो ये भी अपने आप को इसकी भी सराहना कीजिए कि ऐसी आवाज़ों से पता चलता है कि हम दुनिया में हैं, जीवन में हैं, और यहाँ काम भी होता है। तो घास का ये जो मैदान है बहुत ही सुंदर है। कुछ बातें रह गई हैं वो जिक्र करना चाहिए कि 1870 में यहाँ एलन स्वॉलो रिचर्ड्स, ये पहली महिला थी विज्ञान में डिग्री पाने वाली, अमेरिका की शायद। वो यहाँ से ग्रेजुएट करती हैं, यहाँ प्रोफेसर बनती हैं और महिलाओं से संबंधित बहुत सारे विषयों को लेकर आती हैं। और ब्लैक रॉबर्ट रॉबिन्सन टेलर MIT से पढ़ाई करके पहले मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट यहाँ पर बनते हैं। 1909 में यहाँ स्पेन और चीन से छात्र आने लगे थे। हमारी बातचीत कहीं रुक गई चीन और भारत के छात्रों की। तो यहाँ आपको कैंपस में मुझे कई भारतीय छात्र दिखे, लेकिन ज़्यादा चीन के छात्र दिखते हैं। जी, मतलब वहाँ से बच्चे ज़्यादा आते हैं, उनको शायद सरकार से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती होंगी, क्योंकि यहाँ पढ़ना आसान नहीं है। महंगा हो सकता है, यूनिवर्सिटी से भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, पर मुझे लगता है MIT शायद लोग कम आते हैं क्योंकि हमारे IITs काफ़ी बढ़िया हैं। तो जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं शायद IITs जाते हैं, बट आप हार्वर्ड जाएँ या ऑक्सफोर्ड जाएँ, बढ़ने लग गए आजकल। भारतीय छात्र बहुत मिलते हैं, पर अभी भी चीन के छात्र ज़्यादा हैं। उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। उत्कर्ष से हमारी बातचीत किसी और मसले पर एक और बातचीत होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि हम इनकी बातचीत के ज़रिए एक दुनिया के एक बेहतरीन विश्वविद्यालय के एक छोटे से पहलू के बारे में हम उसे एक्सप्लोर कर पाए। लेकिन आप हिंदी प्रदेश के हमारे प्रिय दर्शक, आपको मैं एक चुनौती देता हूं कि क्या आप आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छी यूनिवर्सिटी का मुद्दा बना सकते हैं। मेरा मानना है कि आपकी क्षमता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि धर्म के मुद्दे ने आपकी बौद्धिक क्षमता समाप्त कर दी है, लेकिन इसे फिर से आप हासिल कर सकते हैं। तो क्या आप अपने भीतर ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं कि धर्म से जुड़े तमाम मुद्दों को आप किनारे करके नेताओं के सामने नज़र मिलाकर अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं। जब वो आपके ज़िले में आएंगे, आपके मोहल्ले की तरफ जाएंगे, तो बात कर सकते हैं उनसे कि आपका कॉलेज इतना घटिया क्यों है, क्यों यहाँ पर पढ़ाई का स्तर इतना ख़राब है कि आपको कॉलेज की फ़ीस भी देनी पड़ती है और लाखों रुपए आपको फिर से खर्च करने पड़ते हैं कोचिंग पर। अगर आप नौजवान हैं, इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं, मेरा मानना है कि आप में ये क्षमता धर्म की राजनीति ने समाप्त कर दी है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे गलत साबित कर दें और मैं आपके सामने माफ़ी मांगने के लिए हाजिर रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस लंबे वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप देख रहे थे हमारा YouTube न्यूज़ चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल। लगे तो इससे ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी, मगर ना भी करें तो भी वीडियो पूरा देखा कीजिए। नमस्कार।